Sanskrit song. Give a huge round of applause. रत्नगर्भाधरा सुष्मिता श्यामला दिव्यतीर्थस्तटाः पर्वताः सिन्धव निर्झराः वाटिकाश्चात्रदेवालया भव्यमेतत्प्रियं भारतं भूतले वेदशास्त्राणि साहित्यकाव्यानि वा यत्र यच्छन्ति लोकाय सत्प्रेरणं रम्यरामायणं श्रीमहाभारतं राष्ट्रमेतद्वरं भारतं भूतले यत्र देवी सती शारदा जानकी चानुसूया शिवा द्रौपदी पद्मिनी सन्ति सर्वाः वत्सलाः मातरः शक्तियुक्तं शिवा भारतं भूतले शक्तियुक्तं शिवा भारतं भूतले। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर बेटे। इस भारतीय संस्कृति की जो विरासत है, जो वंदना उस संस्कृत भाषा में जो सभी भाषाओं की जननी है माँ संस्कृत, उसमें इस बच्चे ने अपनी प्रस्तुति दी। ये बच्ची जितना अच्छा कार्यक्रम किया दोनों ने, ये पढ़ाई में भी सर उतनी ही शार्प है। अभी इससे पहले जो जिया कक्षा 8 की छात्रा थी जिसका डांस परफॉर्मेंस हम देख रहे थे, मेरा 1-2 बार ही पीरियड लगा, वो पढ़ने में भी इतनी शार्प। मैं अनुमति चाहूंगा सर आपसे, हमारे बीच भाई मुकुल चौधरी जी हैं, मैं चाहूंगा, युवा है, युवा नेता, एक उभरता हुआ नेता इस क्षेत्र का और इस विद्यालय से लगाव है। इनके पिताजी भी यहीं पढ़े, इनके ताऊजी के बेटे हैं, साथ वो बैठे हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो भी यहीं पढ़े और यही थोड़ा 1 किलोमीटर चलकर ही इनका निवास है। मुकुल चौधरी जी। धन्यवाद संचालन महोदय जो मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो 2 नारों के साथ भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य हमारे गुरुजी श्री प्रदीप मलिक जी व गुरुजी नीरज शर्मा जी व उनकी पूरी टीम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस सुंदर कार्यक्रम के लिए। भाई आज से पहले हमने तो कभी यहाँ जवाहरलाल नेहरू में इंटर कॉलेज में कोई ऐसा प्रोग्राम देखा नहीं, इतनी सुंदर व्यवस्था और इतना सुंदर कार्यक्रम। हालांकि यहाँ मौजूद आज के जितने छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक प्रेरणादायक बनकर उभरेंगे हमारे गुरुजी आदरणीय प्रदीप मलिक जी। और जिस तरीके से उन्होंने इस स्कूल की दुर्दशा और इस स्कूल का माहौल सुधारने का काम किया, आज से पहले इस स्कूल में ऐसा कोई खास अनुशासन नहीं था। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि हमारे क्षेत्र के हर इंटर कॉलेज, हर स्कूल में हमारे गुरुजी प्रदीप मलिक जी के जैसे प्रधानाचार्य हो, जहां के बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर उच्च स्तरीय की नौकरी वगैरह कर सके। और इसी के साथ मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और अंत में मैं यहाँ मौजूद छात्र छात्राओं को एक शायरी के तौर पे एक बात कहूंगा, कभी भी अपने आप को भाई छोटा मत समझना, क्योंकि आप ही सबसे बड़ी ताकत हो। बस आपको अपनी ताकत समझने की जरूरत है कि तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है, कि तेरे में क्या हुनर है ये बताना जरूरी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते रहे और आपके अंदर जो दानशीलता है वो भी बढ़ती रहे।
मैं कृतज्ञ हूँ, बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आपको बुला रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। आदरणीय प्रधानाचार्य श्री मलिक जी, हमारे साथ है DFO श्री नरेंद्र चौधरी जी, संदीप सिंगल जी, और यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है इसके प्रेरणा स्रोत श्री ब्रह्म प्रकाश गिरी जी, नीरज शर्मा जी, जो सुखदेव जी मास्टर जी के पुत्र हैं, और जितने लोगों को मैं जानता हूँ या नहीं भी जानता हूँ, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, अभी चौधरी साहब आए थे जनहेड़ी से और लोग हैं, और आप सब बच्चों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 बधाई देता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मेरा काम है मरीज का डायग्नोस करना, उसको सही दवाई देना और उसकी सही चीज़ों का पता करना, उसको सही दवाई देना जिससे उसे कोई भी हानि ना। तो आज मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा। मैं समय का ध्यान रखूँगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मेरा मन है, मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ कुछ बातें अपनी शेयर करूँ। मैंने 1980 में यहाँ से 10वीं कक्षा पास की और 1975 में मेरा यहाँ 6ठी क्लास में एडमिशन हुआ था। 5 साल मैं इस स्कूल का विद्यार्थी रहा और 1980 के बाद आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, 45 वर्ष का। सिर्फ मेरी एक इच्छा रहती थी कि जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ मैं एक बार उस स्कूल में जाऊँ। मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है। मैं 3 तारीख से कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस फ्लाइट में, गाड़ी से, ट्रेन से मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और आज के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आप सबके बीच और आप सब बच्चों को से बात करने का और यहाँ पे इतने अच्छे कार्यक्रम का मौका मिला। तो बच्चों, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। मैं अपने संस्मरण भी आपको बताऊंगा, शायद उनसे आपको कुछ सहायता मिले। मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था तो मैं 11वीं क्लास के बाहर से गुजर रहा था। उस समय मैं टॉयलेट करने जा रहा था और रास्ते में 11वीं क्लास पढ़ती थी। तो 11वीं क्लास के बाहर मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया कि बड़े बच्चे कैसे होते हैं, सीनियर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि 9th क्लास के बाद जो है सीनियर बच्चे हो जाते हैं, 10th के बाद और ज़्यादा सीनियर हो जाते हैं। तो मैं वहाँ कुछ देर खड़ा रहा कि इन्हें मास्टर जी कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, मैं सुनता रहा। अगले दिन फिर उसी समय मैं फिर टॉयलेट करने गया और मैंने देखा कि उस क्लास के सारे बच्चे खड़े हुए थे, मतलब सबको पनिशमेंट मिली हुई थी। तो मेरे से नहीं रुका गया। मैंने कहा जो होगा स्कूल से तो निकाल देंगे। मैंने कहा सर मैं एक मिनट सर। मैंने कहा आप आइए, आप कौन हैं? तो सब लोग जानते थे भाई मैं डॉक्टर साहब का लड़का हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ भाई तुम्हें क्या काम है बताओ। मैंने कहा सर ये सब क्यों खड़े हैं? कह रहे इन्हें कल कुछ पढ़ाया गया था और आज वो पूछा गया है और इनमें से कोई भी उसे नहीं बताता, इसलिए इन सबको खड़ा किया गया है। तो मैंने कहा सर मैं बताऊँ? उन्होंने कहा आप बताओ। उन्होंने जो डिटो पढ़ाया था वो सारा डिटो मैंने क्लास में बता दिया। मुझे 1 साल का प्रमोशन मिला और उस क्लास में उस दिन के बाद कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ। 10वीं क्लास में मैं पढ़ा, मैं हमेशा पूछता रहता था, कोई बच्चा खड़ा नहीं हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोज का काम रोज निपटाना है। आपके 10 दिन का खाना एक साथ खाते हो? आप 10 दिन में एक बार टॉयलेट करने जाते हो या लैट्रिन करने जाते हो? आप 10 दिन में नहाते हो? तो फिर आप 10 दिन की पढ़ाई क्यों पेंडिंग करते? आज स्वतंत्रता दिवस से आप स्वतंत्र तब माने जाएंगे जब आप अपना रोज का काम रोज निपटाएंगे। जितना काम है, चाहे रात के 10 बज जाएं, 12 बज जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप काम निपटा के सोएंगे।
हम लोग देहरादून से आए हैं और 5 बजे का हमने टाइम रखा था वहाँ से चलने का, और 5 बजे हम वहाँ से चल दिए थे और 7:45 से यहाँ पे आ गए थे। तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आप ये चीज़ें सीखेंगे तो जिस स्टेज पे आज मैं गया हूँ, मुझे अपने ऊपर, अपने गुरुजनों पे, अपने इस स्कूल पे, अपनी धरती पे, सामने ओम सिंह मास्टर जी बैठे हैं, हम तो मुझे ट्यूशन भी पढ़ाते थे, इन सब पे मुझे गर्व है। तो कल आपके ऊपर भी हमें ये गर्व होना चाहिए। तो आज की बात टाइम मैनेजमेंट का आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं एक कोऑर्डिनेटर के ट्रीटमेंट के लिए जाता था, वो मुझे अच्छी फीस देते थे घर आने के लिए, और वो मरणासन अवस्था में थे। 9 बजे का उनका टाइम था, तो ट्रैफिक के कारण मैं 9:01 को उनके घर भेजा, और वो मरने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपसे ट्रीटमेंट नहीं लूँगा। उनके असिस्टेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब आप वापस जाइएगा, आप 9:01 पे आए। तो अगले दिन मैं फिर 9:02 पे पहुंचा। तो मेरे मन में ये रहा होगा कि मैं डॉक्टर हूँ, वो पेशेंट हैं, तो मैं तो इंतजार करेंगे ही वो। उन्होंने दूसरे दिन भी ट्रीटमेंट लेने से मना किया। और तीसरे दिन मैंने उनका टाइम 9 बजे की बजाय अपने रजिस्टर में काट के 8:30 बजे लिखवा दिया। तो मैं 8:50 पर उनके घर के बाहर जाके खड़ा हो गया, और 8:59 पे मैंने उनकी कॉल बेल बता दी। तो उन्होंने मुझे पहले दिन 10,000 रुपये का एक गिफ्ट दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया कि टाइम की क्या वैल्यू है। तो आप सबसे मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। समय ही आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, समय ही आपको सही राह पे पहुंचा सकता है। दूसरा, आप लोग अगर रोज सोते हैं, रोज उठते हैं, सूरज रोज निकलता है, रोज छिपता है। कभी आपने देखा कि सूरज ने कहा कि आज मैं आधे रास्ते वापस जा रहा हूँ, आज मैं आगे नहीं जाऊंगा? नहीं, उसे जाना है। बादल आए, कोहरा आए, कुछ भी आए, लेकिन सूरज अपनी यात्रा पूरी करता है और शाम को छिप जाता है। तो जब सूरज को प्रकृति के नियमों का और निरंतर यात्रा का नियम पालन करना पड़ता है, तो आप लोग कोई भी स्कूल से छुट्टी नहीं मारेगा। आपने से कोई भी स्कूल से छुट्टी नहीं मारेगा, ठीक है? आपको कुछ पूछना है, आप पूछिए। उसके बाद 2 चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज, विद्या ददाति विनयम। अभी ज्योति साहब ने कहा है कि वो चाहते हैं कि यहाँ का कोई बच्चा डीएम बने, यहाँ का कोई बच्चा एसएसपी बने, यहाँ का कोई बच्चा डीएफओ बने। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बने। मेरे गांव में, मेरे स्कूल में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, सुविधाओं की और गाइडलाइंस की कमी है। यानी गाइडलाइन नहीं मिलती, जिनको गाइडलाइन मिल जाती है। जब हम यहाँ पे पढ़ते थे तो एक लड़का दूल्हा के लिए गांव होता था, वहाँ से आता था, प्रताप उसका नाम था। जिस समय वो गाता था तो कई किलोमीटर तक उसकी गाने की आवाज़ सुनाई देती है। अगर उस समय उसको गाइडलाइन मिल जाती तो आज वो मुंबई के सारे सिंगरों को फेल करता होता। वो बहुत छोटा बच्चा था, 8वीं 10वीं क्लास में, 8वीं क्लास से वो गाता था, 7वीं क्लास से। उसका फेवरेट सॉन्ग था चल सन्यासी मंदिर में, और बहुत दूर तक सुनाई देता था। तो इस तरह से इन प्रतिभाओं को आगे ले जाने की जरूरत है, लेकिन हम आपको आगे तब तक नहीं ले जा सकते जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आप आगे जाएं? ठीक है, ठीक है, नीचे कर लीजिए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो हाथ उठाए तो मैं भी उठाऊं, सब लोगों का हाथ उठे तो मेरा भी उठे।
कहीं ऐसा ना हो कि मैंने ही पहले हाथ उठा दिया, तो आप किसी के पीछे चलने वाले ना बने, आप आगे चलने वाले बने, अग्रणी प्रकृति में। तो ये मेरी आपको 3-4 बातें थी। उसके बाद एक पेड़ की कहानी आपने सबने सुनी होगी कि एक पेड़ पे कुछ पक्षी रहते थे और उस पेड़ में अचानक एक दिन आग लग गई और वो पक्षी जितना उनके मुंह से हो सकता था उतना पानी उस पर डालते रहे, लेकिन उसी पे रहे। और किसी चलने वाले ने कहा कि आग लगी इस वक्त में जलने लगे पास, ये पंछियों तुम उड़ क्यों नहीं जाते जब पंख तुम्हारे पास। तो पक्षियों ने कहा फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, धर्म हमारा यही है हम जले इसी के साथ। मैं अमेरिका में 1.5 साल रह के आया हूँ। लगभग 16 देशों की मैं यात्रा कर चुका हूँ। मैंने रशिया में भी पढ़ाई की है और वहाँ पे मैं भी प्रोफेसर था। मैंने वहाँ बच्चों को पढ़ाया है, इंडियंस को बहुत पढ़ा है। लेकिन मैं अपनी मातृभूमि में आया हूँ, अपने देश में ही अपना काम कर रहा हूँ। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से आज मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे जितने यहाँ पे हैं वो सब इन बातों को अपने साथ लेके जाएंगे, जिससे कल मेरी जगह खड़े होके वो भी ये बातें बोल सकें। और मैं उस दिन यहाँ जरूर आऊँगा। जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं वो 10 साल के अंदर अंदर कुछ ना कुछ बन जाएंगे, 10वीं क्लास के बच्चे हैं 12 साल बन जाएंगे, और उतने साल में कहीं जाने वाला हूँ नहीं। तो भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रजधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं आपको एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट सुनाऊंगा, फिर मैं ये बातें खत्म करूंगा। जब मैं प्रथम बार अमेरिका गया तो मेरे मौसी के बेटे वहाँ पे भारत के राजदूत थे और मेरे पूरा परिवार गया था। तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे जाके जब हम वहाँ घूम रहे थे तो मैंने देखा कि मैं इंडिया में काम करता हूँ, क्या मैं अमेरिका में भी काम कर सकता हूँ। मैं तो गाँव के बहुत छोटे से स्कूल से निकला हुआ हूँ, इंग्लिश भी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, क्या मैं अमेरिका में काम कर सकता हूँ। तो मेरा 3 ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरव्यू लिया और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर दिया। यू आर इनवाइटेड। उन्होंने मेरा टिकट भेज दिया और टिकट भेजने के बाद मेरे परिवार में किसी को भी ये अच्छा नहीं लगा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, क्योंकि सबको पता था कि जो यहाँ से अमेरिका जाता है वो वहीं रह जाता है, वो वहीं शादी कर लेता है और अमेरिका अच्छा लग जाता है और वहीं टिक जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एक बार जाऊँगा तो जरूर। तो उसका मैं आपको एक इसलिए दृष्टांत सुनाना चाह रहा हूँ कि आपको जिंदगी में काम आएगा। टाई वाले भाई साहब आप सामने ही देखें, यहाँ बात हो रही है, इधर उधर ना देखें। आपको क्या है? यस, ठीक है। तो वहां पे जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, जिन्होंने मेरा टिकट भेजा था, जिन्होंने मुझे असाइन किया था, उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको इमिग्रेशन में जो हम कहेंगे वो बोलना है, क्योंकि वो मुझे ये नहीं समझते थे कि मैं इतना घुमा हुआ या इतना इंटेलिजेंट आदमी हूँ। एक बेवकूफ आदमी आ रहा है पर अपनी विधा में माहिर है। तो उन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने जब वो इमिग्रेशन में बोला तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आर यू टेलिंग ट्रूथ, वाई आर यू कमिंग इन यूएस। मैंने कहा सर आई एम टेलिंग ट्रूथ, आई एम कमिंग इन यूएस फॉर दिस पर्पज। वो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। वो 3 बार मेरे पास पूछने आए। 3 बार के बाद उन्होंने मुझे अंदर एक कुर्सी पे ले जाके बैठा दिया और उस कुर्सी पे क्रिमिनल को बैठाया जाता था, जिसको वापस भेजना है, जिसको पनिशमेंट करना है या जिसका इंट्रोगेशन होना है। तो उस कुर्सी पे वो मेरे पास पूछने आए तो हमें ये कहा था कि आपने जो बात एक बार कह दी उससे पीछे नहीं हटना।
ये आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक संस्मरण रहेगा। तो वो दोबारा पूछने आए, मैंने कहा सर इसीलिए यहाँ पे आया। एक बार आए, फिर दोबारा आए। दोबारा आके उन्होंने कहा कि आप इस चेयर को जानते हैं, जिस चेयर पे आप बैठे हैं? मैंने कहा सर मुझे क्या जानने की जरूरत है, मैं तो अमेरिका में इसके लिए आया हूँ, वापस चला जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, इस चेयर पे क्रिमिनल को बैठाया जाता है। इफ़ यू आर गुड बॉय आई एम गुड बॉय, इफ़ यू आर बैड बॉय आई एम बैड बॉय। तो तीसरी बार में जब वो मेरे पास पूछने आए तो मैंने अपने मन में सोचा कि हमें कुछ अपने स्कूल में और कुछ घर में सिखाया गया था, और वो सिखाया गया था कि हमेशा सच बोलो। जो सच की ताकत है वो हमेशा काम आती है। मैंने कहा सर मैं आपको सारी सच्चाई बता सकता हूँ, बट मेरी एक शर्त है कि मैं आपके अमेरिका में नहीं आऊँगा। आई विश टू गो बैक, मुझे वापस जाना है। मेरी 2 छोटी बेटी हैं, वहाँ पे मेरा परिवार है, लेकिन मैं आपके अमेरिका में नहीं आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। इस शर्त पे मैं आपको बता सकता हूँ। तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट ऑफिसर था, तो उसने सोचा कि वो तो बाद में देखा जाएगा कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, पहले पता कर लिया जाए कि सच्चाई क्या है। तो मैंने कहा सर मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को पढ़ाने आया हूँ और कुछ मैं यहाँ पे लोगों के ट्रीटमेंट करने आया हूँ, और ये कार्ड है इन्होंने मुझे असाइन किया है, और असाइन करने के बाद मैं जाऊँगा और वहाँ पे अपना काम करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सच्ची बात कही है और सही बात कही है। आप यू आर वेलकम इन अमेरिका। मैंने विवेकानंद जी को सुन रखा था, मैंने दयानंद जी को सुन रखा था, तो उन्होंने कहा कि आप अमेरिका में आइए। मैंने कहा सर मैंने पहले आपके सामने शर्त रख दी थी कि मैं वापस जाऊंगा, मुझे अमेरिका में नहीं आना। उन्होंने कहा कि हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ से जो भी पैसा आप कमाएंगे, जिनके साथ आप काम करेंगे वो आपसे 10 टाइम्स कमाएंगे, लेकिन जो भी पैसा आप यहाँ से कमाएंगे उसे आप इंडिया लेके नहीं जाएंगे। तो चाहे यहाँ के चर्च में दें चाहे कहीं भी दें, लेकिन आप उसे इंडिया लेके नहीं जाएंगे। मैंने कहा ये बात मैंने मान ली कि मैं नहीं लेके जाऊँगा, बट मैं अमेरिका में नहीं आऊँगा, मुझे वापस भेज दो। उनके सबसे बड़े अधिकारी आए और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की और मुझे विश किया कि मैं अमेरिका में आऊँ। तो बच्चों, जो सच की ताकत है उसे किसी भी लालच में, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। अगर आपने नकल नहीं की तो नहीं की, और अगर आपने नकल की तो आप एक्सेप्ट करिएगा कि मैंने नकल की है, आप मुझे पनिशमेंट दीजिएगा, शायद आपका पनिशमेंट कुछ कम हो जाए। ठीक है, ये तो आज के मेरे अपने आपके लिए वो थे। मेरी इच्छा थी कि मैं इस स्कूल में को अच्छा हरा भरा और अच्छे उसमें देखूं, तो मैं प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत आभारी हूं कि प्रिंसिपल साहब ने मेरे लिए हनुमान जी का काम किया। उन्होंने इसको यहाँ तक पहुँचाया, उन्होंने अपनी दिन रात एक करके पूरी मेहनत लगा के आपके सामने ये किया है। तो आप आज स्वतंत्रता दिवस पे इस बात की शपथ लें कि जिंदगी भर सच बोलेंगे, मन में सोच के जाएं, झूठ नहीं बोलेंगे। कितनी भी स्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप झूठ नहीं बोलें, सच बोलेंगे। देखेंगे क्या होता है। फांसी भी तो चढ़ा देंगे। भगत सिंह फांसी चढ़े थे ना, राजगुरु फांसी चढ़े थे, सुखदेव फांसी चढ़े थे, इसलिए तो आप यहाँ बैठे हैं आज, नहीं तो हम इतना बड़ा फंक्शन कर पाते। उन्होंने सच बोला, हाँ हमने बम फेंका है असेंबली में, क्या हुआ, फांसी चढ़ा दी, लेकिन वो आज अमर है या नहीं है? आपको जाने के बाद याद करें तो अमर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो आप हमेशा सच बोलेंगे, एक जो बातें बताएं इनका ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर आप कभी जिंदगी में सक्षम हो जाएं, क्योंकि आज चौधरी साहब के मुंह से निकला है और उनके मुंह से निकली हुई बातें मैंने बहुत बार सच होते देखी। मैं
20 साल से इनके संपर्क में हूँ, लगभग 20 साल ही हुए ना, 20 साल से इनके संपर्क में हूँ, लेकिन इनके मुंह से निकली हुई बातें मैंने सच होती देखी। तो मुझे लगता है कि आप में से एक आधा डीएम जरूर बनेगा। हमारे एक जिला है पौड़ी, उत्तराखंड में। पौड़ी के हर घर से एक डीएम है, हर घर से एक बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, जो साहब ने कहा है। एक एसएसपी भी बनेगा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भी बनेंगे, और डॉक्टरों की तो मैं फौज खड़ी करूंगा यहाँ से। मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगा कि जब मेरी गर्दन हिलने लगे, जब मेरे पैर ना चले, और जब मुझे उठा के ले जाना पड़े तो यही डॉक्टर जाके मेरा इलाज करें। तो आप लोग बायोलॉजी को खूब अच्छे से पढ़िएगा। मैं बहुत छोटा सा आपको एक बताता हूँ कि मेरी 2 बेटी हैं। बड़ी बेटी इंजीनियर है जो आज यहाँ पे आई है। उसको 3 महीने में कोई प्रमोशन मिलना था अपने ऑफिस में, उसने 1 महीने में वो प्रमोशन ले लिया और वो अपने ग्रेड पे पहुँच गई। जो दूसरी बेटी थी उसने कहा मैं दोनों बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, 18-19 घंटे में काम करता हूँ। तो मैंने कहा जो मुझे करना पड़ता है वही सब छोटी छोटी बच्चियों को करना पड़ेगा, तो मैं इनको डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। मैंने इनकी 11वीं क्लास में बायोलॉजी छुड़वा दी। जिस सबने कहा कि आप बायोलॉजी नहीं छुड़वाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ICSE होता है। तो ICSE में दोनों चॉइस हैं कि उसमें आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं और मैथमेटिक्स भी दोनों एक साथ ले सकते हैं। तो 12th क्लास में जब ये तो अपने इसका तो एडमिशन हो गया यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो छोटे वाली को लगा कि मुझे IIT जाना है। तो IIT के लिए रात के 2-2 ढाई बजे तक पढ़ने लगे। एक दिन मैंने उसकी कंडीशन देखी 12th क्लास में कि वो सूख गई बिल्कुल, उससे खड़ा ना हुआ जो है, कुछ नहीं, पापा मुझे जाना IIT। तो मैंने इसकी मम्मी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। मैंने डिसाइड किया इस लड़की को बचाना जरूरी है। तो उन्होंने कहा, मैंने उसे कहा कि बेटा IIT तो आप जब जाओगी जब आपको इंजीनियर बनना होगा। जब मैं डॉक्टर हूँ तो मेरा बच्चा कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, मेरी चीज़ को कोई आगे नहीं लेके जाएगा। तो आपस में परिवार में सलाह है कि पापा ने एक मजाक और एक जोक छोड़ दिया है, क्योंकि उसके पास तो बायोलॉजी है ही नहीं। अब जिसके पास बायोलॉजी नहीं है वो डॉक्टर कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा कि पापा ने कहा है, चलो कहने में क्या जा रहा है, पापा बन जाएंगे डॉक्टर, बना के दिखाओ। मैं कहा ठीक है। उस लड़की ने खूब मेहनत की और हमने उसको 1 साल का ड्रॉप दिलवाया, और मैंने उसको NIUS होता है वो ओपन स्कूल, मैंने ओपन स्कूल से उसका बायोलॉजी का फॉर्म भरवा दिया और उसको एक छोटी सी कोचिंग क्लास में भेजना शुरू कर दिया। उसे पता था ना तो मुझे डॉक्टर बनना है, ना मुझे नीट क्वालिफाई करना है, ना मुझे कुछ होना है, और ये मेरा कैरियर बर्बाद करेंगे। तो उसने अपना JEE मेंस का एग्जाम दे दिया। JEE मेंस में उसकी टॉप रैंक आई, उसको बहुत अच्छे सरकारी स्कूल ऑफर हुए। फिर उसने मुझे बताया नहीं, ना एग्जाम के लिए बताया और ना उसने ये बताया कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। उसके बाद उसने नीट का एग्जाम दिया और आपको विश्वास नहीं होगा कि पहले अटेम्प्ट में वो नीट में क्वालिफाई कर गई, और वो अभी उदयपुर में मेडिकल के 3rd ईयर में पढ़ रही है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखें कि आपका फोकस होना चाहिए। अगर आपका फोकस है तो आपके दिमाग में सब कुछ बैठ सकता है, सब कुछ हो सकता है। मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं इसी स्कूल में बहुत मेधावी छात्र था, लेकिन मैं बैंक बेंचर था, मैं किसी की बेंच पे बैठता था। और जब मैं यहाँ से पास होके गया तभी मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। 11वीं-12वीं क्लास तक मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट था। हमारे ब्रह्म प्रकाश जी बैठे हैं, ये शुरू से थ्रू आउट फर्स्ट क्लास थे, जिनके 60% से ऊपर नंबर आते थे। 10th क्लास में उस समय 60% आना बहुत बड़ी बात थी। तो हम ब्रह्म प्रकाश जी से कहा, हमने कहा दोस्ती करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही।
अरे 60 नहीं आएंगे, 40 तो आ ही जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। तो हमारी दोस्ती चली। उसके बाद 12th के बाद मेरे अंदर जो ड्रास्टिक चेंज आए, मैं अपने खर्च से रशिया गया। रशिया में मैंने पढ़ाई की और मैंने बहुत हाइट चुनी। उत्तराखंड के गवर्नर का मैं डॉक्टर रहा हूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे लोगों का मैं इलाज करता हूँ और पूरे विदेशों में सब जगह मैं भ्रमण करता हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे, अपनी संस्कृति का ध्यान रखेंगे। जो भी पढ़ो, जो भी करो, उसे खुश होके कंसंट्रेशन के साथ करो, ठीक है। मुझे आज मैंने आपका समय ज़्यादा ले लिया, लेकिन मुझे आपके साथ अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है। और इस स्कूल में हम, अभी मास्टर जी ने बताया कि यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे पानी भरा होता था किसी ज़माने में, तो यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी डलवानी पड़ी। मेरी 2 बहनें यहाँ पे आई थी, क्योंकि हम 5 भाई बहन हैं, हम 5 यहीं से पढ़ के बड़े हुए हैं। मैं 10th क्लास करके चला गया था। तो उन्होंने कहा कि भैया स्कूल की हालत बहुत जर्जर है और वो देखी नहीं जा रही है। और नीरज से हमारी मुलाकात हुई थी, सुखदेव मास्टर जी के लड़के से, और उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा मामला है। तो मैंने उसी दिन अपने मन में ठान लिया था कि मुझे सुखदेव मास्टर जी का लड़के का नंबर मिल जाए, और उन्होंने मुझे इसका नंबर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये तैड़ वाला आदमी है, ये कल कोई कुछ ना कुछ करेगा। तो उन्होंने समय का इंतजार किया। फिर मैंने ब्रह्म प्रकाश जी को एक दिन फ़ोन करके कहा कि ब्रह्म प्रकाश जी, मैं उस स्कूल में एक बार आना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसकी जर्जर और दयनीय हालत में नहीं आना चाहता। वहाँ से प्रतिभाएं निकलनी है। वो शिक्षा का मंदिर है, वो सरस्वती माँ का मंदिर है। तो वहाँ पे उनके पास सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपने बड़े अच्छे समय पर फ़ोन किया, और जो प्रिंसिपल साहब आए हैं वो देवदूत आए हैं इस गांव में। प्रिंसिपल साहब जो कुछ भी करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे, ये कंफर्म है। उससे पहले मैंने हम के साथ 2-3 लोगों की कमेटी बनाई थी कि आप लोग उसको वहाँ जाके देखेंगे, वहाँ क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसका मुझे बजट बना के देंगे, फिर मैं उसको दूंगा। मेरी इच्छा है कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे, क्योंकि हम लोग इसी स्कूल से पढ़े हैं और आज हम जिस हाइट पे हैं, आप कल उसी हाइट पे होंगे, क्योंकि आपकी और हमारी शिक्षा बेसिक है। तो आप किसी बच्चे से अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा। यू आर द बेस्ट। आपको हमेशा ये समझना है कि आई एम द बेस्ट। भारतवर्ष में, विदेशों में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लेकिन मेरी जो पोजीशन है, मेरा जो सिस्टम है और मेरा जो नाम है, उसमें बड़े बड़े डॉक्टरों को छोड़ के लोग मुझे ढूंढवाते हैं कि वो डॉक्टर साहब एक बार मिल जाएं। किसी ज़माने में मेरा अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता था, तो मुख्यमंत्री जी की लड़की 1.5 घंटा वेट करने के बाद उसने उसको भेजा कि 1.5 घंटा हो गया, अब हमें कब देखोगे। मैंने कहा आप घर चले जाइएगा, भीड़ ज़्यादा है, मैं आपको घर पे ही देखने आऊँगा। तो हम लोग यहीं से नहीं पढ़े क्या, हिंदी मीडियम से? आई नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश, हिंदी सब कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आपको अपनी ग्रामर पे ध्यान देना होगा। आपकी ग्रामर कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इफ देयर इज प्रेजेंट टेंस, देयर इज प्रेजेंट टेंस, इफ देयर इज पास्ट टेंस, देयर इज प्रेजेंट पास्ट टेंस, इफ देयर इज फ्यूचर टेंस, देयर इज फ्यूचर। तो जो बेसिक हैं, 6ठी क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, 10वीं तक पढ़ाया जाता है, 12वीं में पढ़ाया जाता है। तो 6ठी से 10वीं तक आप इंग्लिश को खूब अच्छे से पढ़िएगा और आप किसी से भी बीट नहीं हो पाएंगे। अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइएगा, अपने दिमाग में नए नए शब्दों का चयन कीजिएगा, उन शब्दों को पढ़िएगा। आजकल तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे सब मिल जाता है। आप लोग तो बहुत अच्छे उसमें आए हैं। हम लोग तो डिक्शनरी खरीद कर लाते तो बड़े खुश होते थे, भाई पापा ने पैसे दे दिए, एक डिक्शनरी आ गई। एक डिक्शनरी से 6 लोग पढ़ते थे। ठीक है, तो आप सबको प्रतिभाओं में निकलना है, आपको वहीं पे पहुंचना है। और कल मैं चाहता हूं कि मुझे गर्व हो, आज 15 अगस्त 2025 है। 15/2035 में, 15 अगस्त 2035 में मैं मास्टर जी से पूरा डाटा ले लूँगा कि कितने बच्चों ने मेरी बातों को फॉलो किया, और मैं हर साल इनसे डाटा लूँगा कि आपके यहाँ से कितने बच्चों का क्या हुआ। आप में से जो भी डीएम बन जाए, आप में से जो भी एसएसपी बन जाए,
आप में से जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर बन जाए, आप में से जो भी डॉक्टर बन जाए, अपने स्कूल को कभी मत भूलना, अपने कॉलेज को कभी मत भूलना। अगर आपके पास पैसा है तो इसके लिए खर्च करना। दो तरह के कार्य होते हैं, एक होता है जरूरी, एक होता है महत्वपूर्ण। जरूरी काम सब करें, महत्वपूर्ण करें कोई कोई। अपनी लड़की की शादी सब करें, दूसरे की लड़की की शादी करे कोई कोई। तो आपको महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, जरूरी काम नहीं करने हैं। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप उसकी शादी करोगे, आपके माँ बाप हैं वो आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, अपने ईश्वर को, अपने सनातन धर्म को, अपने देवताओं को, अपने भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। हमारे यहाँ हर तरह का डिपार्टमेंट होता है। ये बायोलॉजी के टीचर हैं, ये मैथमेटिक्स के टीचर हैं, ये हिंदी के टीचर हैं, ये इंग्लिश के टीचर हैं। इस तरह हमारे देवता भी डिवाइडेड हैं। तो जो विद्या है उसकी सरस्वती माता है, जिनकी हमने अभी यहाँ पे वंदना भी की, इनका दीपक प्रावरण किया। तो मैं वैष्णो देवी जाता हूँ हर महीने वैष्णो देवी जाता हूँ मैं। वहाँ पे 3 पिंडियाँ हैं, एक माँ वैष्णो देवी, एक माँ काली देवी और एक माँ सरस्वती देवी। तो काली शक्ति होती हैं, वैष्णवी लक्ष्मी होती हैं, सरस्वती ज्ञान की होती हैं, बुद्धि की। तो मुझे उनका तीनों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप क्योंकि अब जिस स्टेज में हो, इस स्टेज में आपको मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ। आपको सरस्वती माँ का ध्यान करना है। इसका एक मंत्र है, वो हम मास्टर जी को भी कह देंगे, आपके क्लास में सर्कुलेट हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप सबको सिर्फ एक बार 24 घंटे में ये मंत्र जरूर बोलना है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब एक छोटी सी बात प्रिंसिपल साहब के डिसिप्लिन पे हो जाए तो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक ONGC का इंस्टीट्यूट है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का, जहाँ पे पूरे भारतवर्ष से सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे वहाँ पे आते हैं। और उनका जो एग्ज़ाम दे सकता है उसकी क्वालिफिकेशन ही 60% से ऊपर होनी चाहिए हर एग्ज़ाम में। तो IMD में मुझे फैकल्टी लेक्चरर अपॉइंट किया गया कि जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं या मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप इन्हें पढ़ाएंगे। और उस जमाने में मुझे 10,000 रुपये उसके लिए दिए गए। 2001 की बात है, 2000 की बात है। तो 10,000 रुपये प्रतिदिन बहुत होते थे उस समय। मेरी दुकान का किराया 1500 रुपये था, मेरे घर का किराया 600 रुपये था। तो वहाँ पे जब मैं गया तो उन्हें लगा कि आज तो एक आदमी आ रहा है पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाएगा क्या नहीं पढ़ाएगा, और आज मसूरी घूमने का सबसे बढ़िया मौका है। तो उन्होंने प्लान कर ली कि पीछे की सीट पर लोग बैठेंगे और 2-2 करके खिसकने शुरू हो जाएंगे। तो इन्हें क्या पता चलेगा, नहीं तो लेक्चर देना, 10,000 रुपये लेने चले जाना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, आप लोग आज यहाँ पे हम देखो स्वतंत्रता दिवस हमारा हो गया, स्वतंत्र हम हो गए, लेकिन इस स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखना है जिससे आप दोबारा परतंत्र ना हो, दोबारा आपके ऊपर कोई भी कब्जा ना करे, आप किसी के गुलाम ना हो। पीछे वाले बच्चे, हाँ आपको ही कह रहा हूँ, आप ध्यान रखिए इस बात से, मैं सबको देख रहा हूँ। टीचर सबको देखता है, बच्चे टीचर को नहीं देखते हैं। अगर टीचर नकल कर रहा है, बच्चा नकल कर रहा है तो वो सोचता है मैं टीचर को बचा के नकल कर रहा हूँ। एक्चुअली में टीचर उसे नकल इसलिए करने देता है कि ये भी बेचारा पास हो जाए। तो मैं एक एक को देख रहा हूँ, कौन किसको मार रहा है, कौन बातें कर रहा है, कौन मेरी बातें सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। तो इसी के लिए मैंने उस दिन सबसे पहले मैंने कहा कि सब लोग अपनी डिग्री लिखिएगा एक कागज पे। हो सकता है मैं आज यहाँ पे आया हूँ, हो सकता है मैं अगले साल आऊँ, हो सकता है मैं 10 साल बाद आऊँ, लेकिन मैं 10 साल बाद भी ये बातें चेक करूँगा कि जो मैं बता गया था उसका अनुसरण हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने कहा सब लोग अपने नाम, अपनी क्वालिफिकेशन एक पेपर पे लिखिएगा। तो सबने बढ़ा चढ़ा के लिखी। मैं MSc, PhD,
थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एमटेक किया, एमटेक के बाद मैंने एमबीए किया, देन आई हैव जॉइन ओएनजीसी। हाईली क्वालिफाइड लोग थे, तो सबने रखा कि अब तो सर के पास जाएगी तो हमारी इज्जत बढ़ेगी उनकी नज़रों में कि हम इतने पढ़े लिखे हैं। जब मैंने उनसे सारी पर्ची मंगवा ली तो मैंने भी एक पर्ची पे लिख दिया डॉक्टर एस के अग्रवाल थेरेपिस्ट, बस इतना लिख के, और मैंने उन सब पर्चियों की गोली बनाई और गैलरी में फेंक, और गैलरी में से पियोन को कहा कि इनको सबको उठाओ और कूड़े में डाल के आओ। और वो सारे के सारे हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। तो मैंने कहा अब आपके अंदर जो था वो निकल गया और मेरे अंदर जो था वो निकल गया, अब मैं आपको ऐसे नहीं देखूंगा और आप मुझे ऐसे नहीं देखोगे, अब सब बराबर है। तो अगर आपको ग्रहण करना है तो आपको बराबर होना पड़ेगा। ग्रहण करने के लिए आपका बराबर होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद उनमें से काफी लोगों की रुचि मेरे इसमें बढ़ गई। तो जो पीछे वाले बच्चे थे उनमें से 6 बच्चों ने प्लान कर ली कि अब लगभग 15 मिनट हो गई है तो हम खिसक लेते हैं। और प्लान ये थी कि लंच के बाद तक आगे के 5-4 बच्चे बचेंगे और फिर बाद में छुट्टी करा देंगे। ऐसी शरारतें हम भी करते थे अपने स्कूल में। तो मैंने कहा जो मैंने 15 मिनट में पढ़ाया उसमें से मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, आंसर दो। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं 1 साल बाद फिर देखने आऊँगा, 10 साल बाद फिर आऊँगा। तो मैंने कहा पीछे वालों को आप खड़े हो जाओ। उनके पास मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं था, सिर्फ 15 मिनट पढ़ाए हुए का आंसर उनके पास नहीं था। मैंने कहा आप खड़े हो जाओ और आप पूरी क्लास में खड़े रहेंगे जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो उन्होंने कहा इसमें थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए, थोड़ा सा रोक जमाने के लिए, क्योंकि मुझे लालच नहीं है, मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। आप जितना कम लालच से दूर रहेंगे उतने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हो पाएंगे। तो फिर 15 मिनट बाद मैंने दूसरा टेस्ट ले लिया, उसमें आगे के बच्चे भी हो गए। कुल मिला के 1 घंटे बाद लगभग 5 बच्चे बैठे रहे, बाकी सब खड़े हो गए। और इतने इंटेलिजेंट बच्चों को अगर आप इतने लोगों के सामने खड़ा करो तो कितनी बड़ी बात है। इससे बड़ी बेइज्जती कुछ हो सकती है उनके लिए। तो नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर था उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक हुआ, उसमें सब टॉयलेट वगैरह गए, थोड़ा स्नैक्स हुआ। जो नेक्स्ट सेशन था उसमें एक भी बच्चा पूरे लेक्चर में 4 दिन तक टॉयलेट करने नहीं गया। या तो वो टॉयलेट करके आते थे और यहाँ क्लास के बाद टॉयलेट करने जाते थे कि जिससे पता नहीं ये कब क्या क्वेश्चन पूछ लें। और 4 दिन के लेक्चर के बाद मेरे क्वेश्चन पे सब बच्चों ने प्रॉपर आंसर दिए। तो जो मास्टर जी का अनुशासन है वो उनके लिए नहीं है, वो आपके लिए, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या बताया आपको? टाइम मैनेजमेंट बताया, समय का ध्यान रखना है, और क्या बताया? ठीक बताया आपने, सुन रहे हैं इसका मतलब मेरी बात। तीसरा मैंने क्या बताया? यस। उसके बाद सरस्वती माता का मंत्र आपको रोज बोलना है और कोई भी काम पेंडिंग नहीं छोड़ना है। रोज का काम रोज करना है। आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी तो वो चौके को रोज संगवाती हैं, रोज फैला देती हैं। तो आपके लिए 10 दिन का खाना बना के रखती हैं या आप 10 दिन में एक बार खाना खाते हैं? तो रोज का काम रोज करना है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने समय तो मैं क्योंकि मैं जब बोलता हूँ तो फिर मैं अब आया हूँ तो पता नहीं कब आऊँगा, तो मैं अपनी बातें बता ही दूँ बच्चों को। इसी स्कूल में वहाँ से कुछ 6ठी क्लास शुरू होती थी, वहाँ से जब हम चलते थे यहाँ तक 12वीं क्लास होती थी। मुझे 10वीं क्लास तक आने का मौका लगा तो मैं 10वीं क्लास तक इस स्कूल में पढ़ा। उस समय भी ये स्कूल इतना अच्छा नहीं था जितना मुझे आज दिखाई दे रहा है। उस समय अंदर तो फ्रेश होता था लेकिन बाकी सब जगह ईंटें होती थी। यहीं पे नल लगा होता तो वो सारे संस्करण हैं, उसमें हमें ज़्यादा वो नहीं जाना है। और एक जो लेफो सामने बात कही थी कि एक लड्डू का बड़ा अच्छा चार्म होता था। तो लड्डू के 4 लड्डू की एक थैली उस जमाने में मिलती थी, फिर 2 लड्डू की मिलनी शुरू हो गई थी, कभी कभी बतासे भी मिलते थे। लेकिन हम अपने घर से कुछ करें या ना करें, लेकिन लड्डू की चाह में हम 15 अगस्त 26 जनवरी को स्कूल जरूर आते थे।
कि वहाँ जाएंगे तो ये चीज़ खाने को मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों मैं आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप में से जितने लोग डॉक्टर बनना चाहें वो मास्टर जी को अपना नाम लिख के दे दें। जितना मेरा प्रयास होगा वो जहाँ तक उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्वालिफाई तो आपको ही करना पड़ेगा। वो आपने दंगल पिक्चर का नाम सुना होगा कि उसने कहा भैया मैं तुम्हें तैरना सिखा सकता हूँ लेकिन तैरना तुम्हें ही पड़ेगा। तो आप में से अगर किसी की इच्छा है डॉक्टर बनने की तो वो नीरज जी को या जो भी आपके टीचर हों बायोलॉजी के उनको, और उसके माध्यम से प्रिंसिपल साहब को, प्रिंसिपल साहब के माध्यम से मुझे आप अपना लिख के भेजें कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। फिर मैं आप सबका एक टेस्ट लूँगा। उस टेस्ट में मैं 30 सेकंड में से 1 मिनट में किसी को भी स्कैन कर सकता हूँ। तो मैं आपका स्कैनिंग कर लूँगा। अगर उसके स्कैनिंग में आप क्वालिफाई होते हैं तो मैं आपकी जिस लेवल तक आप जाना चाहते हैं वहाँ जाने की पूरी सहायता करूँगा। और डीएफओ साहब हैं, ये डीएफओ बनने के गुर भी बता ही देंगे। एसएसपी डीएम भी आप में से बनने ही हैं। तो इतना ही मैं आपके लिए भी कह सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। डीएफओ साहब ने भी कहा कि गांव में इतना अरेंजमेंट होना, इतनी चीज़ें होना अच्छी बात है। आप लोगों ने इतना समय दिया और इतने अनुशासन के साथ बैठे रहे। कुछ बच्चे इधर उधर देखना पसंद करते हैं कि आगे क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में आप सब लोग क्लास में खड़े हो जाएंगे जो ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये मेरे ज़िंदगी की एक्सपीरियंस है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब।